हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। Constitution law, one of the major subjects for all your competitive exams. Either you are preparing for judiciary, UPSC, CLAT या फिर हमारा UGC नेट एग्जाम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून 2023 में UGC नेट में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको विद क्लियर डीप एक्सप्लेनेशन, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी आप इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। In the light of which of the following articles of the Constitution of India the Environment Protection Act 1986 was enacted? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के प्रोविजंस के थ्रू ही हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया? आर्टिकल 249, 250, 252 या फिर 253? So here the correct answer is Article 253. Environment Protection Act जो कि इनैक्ट हुआ 1986 में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है? इसका ऑब्जेक्टिव रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये एक्ट बना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए और फर्दर इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कि इसको हम और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखें वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू, तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, पूछा गया भी है प्रीवियस ईयर्स में कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ऑप्शंस में प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट की जगह पर इसको इम्प्रूवमेंट और प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट की जगह पे यहाँ पे आपको लिख देगा ऑप्शंस में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेचर, वाइल्ड लाइफ, इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो आपको वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली याद रखना है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री पर आए तो जो एक्ट है वो बना है, द रूट्स ऑफ द एनैक्टमेंट लाइज इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, जिसे हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, इन जून 1972। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जब सभी नेशंस की मीटिंग हुई तब ये डिसाइड किया गया कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स उठाने चाहिए। इसलिए हर कंट्री ने अपने अपने एरिया में, अपने अपने कंट्री में एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस, इनैक्टमेंट जो है वो उन्होंने बनाए थे। तो हमारे इंडिया में भी 1986 का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया वो इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट है। The EPA Act was enacted under Article 253 of the Indian Constitution. अब आर्टिकल 253 क्यों? आर्टिकल 253 कहता है, ये पावर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, which provides for the enactment of legislation for giving effect to the international agreements. आर्टिकल 253 कहता है कि ये पावर है लेजिस्लेचर के पास में कि वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के जो भी क्लॉज लिखे गए हैं, जो भी अग्रीमेंट, उनको कंप्लाई करने के लिए, उनको इफेक्ट देने के लिए जो सही लेजिस्लेशन है उसको इनैक्ट कर सके। तो ये इनैक्टमेंट का राइट आर्टिकल 253 देता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा हिस्ट्री में कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के थ्रू बना है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है? ये हमारा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको कंप्लाई करते हुए इंडिया ने ये लेजिस्लेशन इनैक्ट किया। तो आर्टिकल 253 की प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए इंडिया में ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का इनैक्टमेंट हुआ था। ठीक है, अब सिमिलरली इसे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कौन से आर्टिकल में इंडिया के पास ये राइट है कि वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को इफेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन जो है वो बना सकता है। तो आर्टिकल 253 में ये पावर्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी कॉमन जो कि हर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से, आइदर इन द वे ऑफ मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, ये जो एनवायरनमेंट वाला कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 48A, इसका पार्ट भी याद रखना है। कई बार डायरेक्टली आर्टिकल नहीं पूछ करके पार्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो कंटेन करते हैं। सो आर्टिकल 48A पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट and to safeguard the forest and wildlife of the country.
ठीक है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये क्लॉज जो है वो आर्टिकल 48A है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ये प्रोविजन कंटेन करता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, रिसोर्सेज को सेफगार्ड करे। किसको सेफगार्ड करना है? फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को भी। फर्दर ये जो प्रोविजन है वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया इन द ईयर 1976 एंड प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और ये स्टेट की ड्यूटी दी गई कि आपको जो है इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। फर्दर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और जगह देखने को मिलता है, वो है आर्टिकल 51A का क्लॉज जी। 51A क्लॉज जी भी याद रखना है, पार्ट है इसका पार्ट 4A। ये इम्पोज करता है फंडामेंटल ड्यूटी ऑन द सिटीजन्स ऑल्सो। ये सिर्फ स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ये हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान रखे। It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for the living creatures. तो ये क्लॉज भी याद रखना है 51A का जी और पार्ट भी याद रखना है। It was inserted 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ये दोनों ही क्लॉज इंसर्ट किए गए थे। तो अमेंडमेंट का ईयर, आर्टिकल, क्लॉज और पार्ट, ये सब चीजें आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है ये सभी कंसेप्ट्स आपको याद रखने चाहिए। सितंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया था जो मैंने बताया आर्टिकल 253 वाला, द प्रोविजन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल अग्रीमेंट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, है ना। ये डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से आर्टिकल में ये लेजिस्लेचर के पास राइट है कि वो इंटरनेशनल अग्रीमेंट के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए, उसको इफेक्ट देने के लिए लेजिस्लेशन जो है वो बना सकता है। तो ये राइट दिया गया है आर्टिकल 253 में, जिसके थ्रू हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना है। क्लियर? नेक्स्ट, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको आर्टिकल मैच करना होता है। तो देयर आर अ फ्यू आर्टिकल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। 2023 में भी, जून 2023 में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मैं यहाँ पे ऑप्शंस पर नहीं जाऊंगी, आई विल डायरेक्टली गो फॉर द आंसर्स। ठीक है, ये दिया गया आर्टिकल 39A में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे दूसरे भले नीचे जो है वो दूसरे ऑप्शंस होते हैं, बट दिस सेक्शन, दिस आर्टिकल इज ऑलमोस्ट देयर इन द मैच द फॉलोइंग पार्ट। ओके, सो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है इसको जस्ट रट लीजिए कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो है वो आर्टिकल 39A में बताया गया है। Then the promotion of cooperative societies, article 43B, living wages of the workers 43, ये भी कई बार पूछा गया living wages वाला concept, and uniform civil code। uniform civil code तो most of the time पूछा जाता है। तो अगर these are some basic sections जिनको आपको directly as it is article जो है वो याद रखना है। Similarly, जनवरी 2017 में भी इसी तरह से मैच द कॉलम के फॉर्म में डायरेक्ट जो है आर्टिकल्स वो पूछे गए थे। तो दीज आर सम मेजर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको याद रखने चाहिए। आर्टिकल 136 में क्या है, इसमें स्पेशल लीव अपील की बात है। आर्टिकल 134 में क्या है, इसमें अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात है। आर्टिकल 131 बात करता है हमारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, एंड आर्टिकल 130 डील्स विद द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, 2017 में ही फर्दर ये सब सेक्शंस आर्टिकल्स भी मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछे गए थे। आर्टिकल 221 दैट इज द सैलरीज ऑफ जजेस, 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस। ये ट्रांसफर ऑफ जजेस भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पूछा जाता है। आर्टिकल 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एंड आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। फर्दर आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट का, वो भी कई बार मैच द कॉलम के पार्ट में पूछा जाता है। Now next question is select the correct answer using the following quotes। assertion reason वाला क्वेश्चन आया था। assertion कहता है rights to pollution free air and clean water are attributes of the right of a dignified life. reason given is these rights are the basic elements that sustain the life। अब इसमें आपको बताना है कि assertion reason true है, correct है, इसका correct explanation है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि दोनों ट्रू है या नहीं है, उसके बाद हम रिलेशन पर जाएंगे कि उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं।
सो एसर्शन कहता है कि पोल्यूशन फ्री एयर और क्लीन वाटर में हमें रहना ये एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट राइट है। सही है। रीजन गिवन है कि दीज राइट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट सस्टेन द लाइफ। लाइफ सस्टेन करने के लिए ये जो राइट टू फ्री एयर और क्लीन वाटर वाला राइट है, ये बेसिक एलिमेंट है, बेसिक राइट्स है हमारे सही लाइफ को डिग्निफाइड तरीके से जीने के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ये जो एक रीजन गिवन है कि क्यों राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर एंड क्लीन वाटर जो है वो राइट जरूरी है डिग्निफाइड लाइफ के लिए, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट कंटेन करता है। सो हियर रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991, इस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट under Article 21 of the Constitution and it includes the right to enjoyment of pollution free water and air for full enjoyment of life। right to life हमारा right है under Article 21 और right to life में हमें ये दोनों rights include करते हैं कि हम pollution free water और air दोनों ही enjoy कर सके। if anything endangers or impairs the quality of life, अगर इनमें से कोई भी, अगर हमें फ्री वाटर, पोल्यूशन फ्री वाटर या फिर पोल्यूशन फ्री एयर नहीं मिल रहा है तो हमारा राइट टू लाइफ का वायलेशन है एंड वी कैन गो अंडर आर्टिकल 32 जो कि रिट पिटीशन है, जहां पर हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट में वी कैन गो डायरेक्टली टू द कोर्ट्स। सो वी कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट्स फॉर रिमूविंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर और एयर, जिसकी वजह से भी हमारा लाइफ को नुकसान हो रहा है। सो दिस केस लॉ को भी इंपॉर्टेंट है, इस केस को भी याद रखेंगे। इसी केस में एयर और वाटर की से को पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, ये प्रोविजन, ये स्टेटमेंट जो है वो इसी केस में दिया गया था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। नेक्स्ट इज अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इज डायरेक्टेड टू एंडेवर टू। आर्टिकल 51 में ए बी सी डी ई इनमें से क्या क्या प्रोविजंस 51 में कंटेन करते हैं, इनको इन कोर्ट्स के थ्रू बताना है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में इनमें से कंटेन करता है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect for international law and treaty obligations, protect and improve the environment, encourage settlement of international disputes through arbitration। एग्जैक्टली नहीं भी अगर याद होगा आर्टिकल 51 के प्रोविजंस, तो भी इतना तो क्लियर है कि जो एनवायरमेंट वाली चीज है ये 51 में नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो सेपरेटली आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। सो हियर अगर डी वाले ऑप्शन को हटा दे, अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करें जिसमें डी नहीं है, तो इसमें देखो ऑप्शन 1 में डी नहीं है, बी में भी डी है, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें भी डी है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, ये वाला बचा, ए बी सी एंड डी। तो आर्टिकल 51 में ये चीजें कंटेन है, सिर्फ ये एनवायरमेंट वाला प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 51 में नहीं है, वो आर्टिकल 51A में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 51 कहता है दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब सिमिलरली हम इसको अगर उल्टा जाए तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली से आर्टिकल 51। इसलिए इन चारों पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 51 में एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, कंट्रीज को, नेशंस को आपस में ऑनरेबल रिलेशंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटी ऑब्लिगेशन से रिलेटेड हमें रेस्पेक्ट शो करना चाहिए, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज होना चाहिए कि हम उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल कर सके। तो इनको, इन चारों प्रोविजंस को उल्टा भी पूछा जा सकता है, सिंपली आपको प्रोविजन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन से आर्टिकल में कंटेन करता है, या फिर जैसे हमने देखा अभी कि 4 में एक दूसरा आर्टिकल बीच में ऐड कर दिया जाएगा, या 2 प्रोविजन 51 के दे दिए गए, बाकी 2 एक्स्ट्रा प्रोविजन दे दिए जाएंगे। फिर आपको बताना होगा कि इनमें से क्या जो है प्रोविजंस वो आर्टिकल 51 में कंटेन करते हैं। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पार्ट, इसलिए इन सभी प्रोविजन को, चारों प्रोविजंस को याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स। सिमिलरली जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, इनको एज इट इज आपको सारा याद रखना पड़ेगा। ड्यूटीज को भी ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2-4 ड्यूटीज दे दी जाती है, फिर आपको उसमें से चूज करना होता है कि इनमें से क्या एग्जैक्टली फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स
से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया, डायरेक्टली नहीं बोल करके इसको नेगेटिव फॉर्म में दिया गया, नॉट टू करके, जो कि हमारा एज इट इज हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा हुआ है, सारे पॉजिटिव राइट्स दिए गए, लेकिन इसको थोड़ा सा नॉट टू करके नेगेटिव फॉर्म में दिया गया ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम लगाए, सोचे, उसके बाद आंसर करे। यही तो है यूजीसी नेट की खासियत कि ये आपके इंटेलिजेंसी लेवल, आपको कितना पता है ये सिर्फ उसको नहीं चेक करता, आप अपना माइंड कितना अप्लाई कर सकते हो, जो आपने पढ़ा है उसको किस तरह से आप प्रैक्टिकल लेवल पर अप्लाई कर सकते हो, ये उसको भी चेक करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करते जाओ, बिकॉज इट वर्क लाइक अ ब्रेन जिम। सिर्फ यूजीसी नेट के ही नहीं, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरे क्लैट, एलएलएम एंट्रेंस के जो दूसरे कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर को बीच बीच में एक बार चेकआउट करते जाओ, तो ये थोड़ा ब्रेन जिम का काम करेगा और आपका ब्रेन जो है वो सेटल हो पाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस किस दूसरे फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, सो हियर which of the following are the fundamental rights? right not to remain employed। ठीक है, right not to remain employed यानी कि आपके पास ये राइट है कि आप एम्प्लॉयड ना रहो, तो ऐसा कुछ प्रोविजन हमारे फंडामेंटल राइट में कंटेन नहीं करता है। राइट नॉट टू रिमेन अनएजुकेटेड, आपके पास ये राइट है कि आप अनएजुकेटेड ना रहो, यानी कि आप एजुकेशन लो, हाँ राइट टू एजुकेशन है हमारा राइट। राइट नॉट टू रिमेन अनमैरिड, आपके पास ये राइट है कि आप अनमैरिड ना करो, यानी कि आप मैरिज करो, ऐसा कुछ राइट है? राइट टू मैरी नहीं है। राइट नॉट टू बी किल्ड विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के आपको कोई मार नहीं सकता, ये राइट है? बिल्कुल है। राइट नॉट टू चेंज रिलीजन, यानी राइट टू चेंज रिलीजन, आपके पास ये राइट है कि आप अपना रिलीजन जो है वो चेंज ना करें। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी डी ई, एजुकेटेड, किल विदाउट ट्रायल एंड रिलीजन। राइट टू रिलीजन है आपके पास, राइट नॉट टू किल विदाउट ट्रायल है, और राइट टू एजुकेशन, ये तीन राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्टली कंटेन करते हैं। सो हियर बी डी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज which is the correct chronological order old to new of the following judgments on appointment and transfer of judges। okay, transfer of judges, ये एक तो क्रोनोलॉजी वाला ऐसा कॉन्सेप्ट आया है ना जिसने अब से हर एग्जाम में, मतलब ये नेक्स्ट लेवल परेशान करता है क्रोनोलॉजिकल वाला, क्योंकि केस लॉस तो चलो जो है वो याद करनी है, देयर आर मेनी केस लॉस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल लॉ है, फिर आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब में केस लॉज है, और सब केस लॉज को उनके ईयर के साथ याद रखना इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। तो अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको केस लॉज को ईयर के साथ याद रखना पड़ेगा। तो कुछ मेजर जो सीक्वेंस वाइज जिसमें जजमेंट हुए हैं ना, उनके केस लॉज आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जो है वो याद रखने चाहिए। जैसे कि ये जजमेंट वाला, ये ट्रांसफर वाला, ये तो कई बार अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, ट्रांसफर वाला पार्ट। इसलिए ये ट्रांसफर, जजेस का जो ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन, आर्टिकल, केस लॉज जो भी है, उन सबको अच्छे से डिटेल में आप पढ़ के जरूर रखना। तो इनमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सकलचंद सेठ स्पेशल रेफरेंस, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनमें से क्या, कौन सा केस पहले हुआ था, ओल्ड टू न्यू बताना है। जो केसेस आर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। जनरली हम एसपी गुप्ता से केस को जानते हैं, जिसे हम फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस भी कहते हैं, लेकिन इसमें ये नया केस लॉ ऐड करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो हियर द करेक्ट सीक्वेंस इज BADC, नहीं सबसे पहले द वेरी फर्स्ट केस दैट वाज रिलेटिंग टू द ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये था सकलचंद सेठ वाला केस। उसके बाद हमारा आया एसपी गुप्ता, देन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद आया स्पेशल रेफरेंस ऑफ 1998। सी, जुडिशियल ट्रांसफर वाले प्रोविजन को अच्छे से समझ के याद रखेंगे, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है। आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके टीचर बनोगे तो आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब भी आप आगे जाके स्टूडेंट्स को समझा पाओगे, है ना। तो टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे अगर आप ध्यान दोगे तभी ये नेट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे। रट्टा मार नॉलेज यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, तो कुछ ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को समझते हैं। अभी की जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है उसमें 34 जजेस हैं, जिसमें से 33 अदर जजेस हैं और एक हमारे चीफ जस्टिस होते हैं। ठीक है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल
124 क्लॉज 2 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जजेस हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। आर्टिकल 222 में बताया गया है कि हम जो प्रेसिडेंट है वो हाई कोर्ट के जजेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी कर सकता है और चीफ जस्टिस को भी ट्रांसफर कर सकता है। इट सेज द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस है उनके साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। ठीक है, अब इसमें से बेसिक प्रोविजंस क्या क्या याद रखना है कि ये आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर की बात की गई है एंड आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर करने की बात की गई है। आर्टिकल 222 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस जो हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? प्रेसिडेंट उनको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके आपस में डिसाइड करके हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं केस हिस्ट्री पर। तो सबसे पहला जो इशू है वो रेज हुआ इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद हिम्मतलाल सेठ इन द ईयर 1977। इसमें the Supreme Court rejected the idea that the High Court judges can be transferred only with their consent। अब इसमें क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने इन जस्टिस शकलचंद को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। इन्होंने जो पिटीशन ये डाला कि ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने मेरा कंसेंट नहीं लिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि ट्रांसफर करने के लिए जिस जज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके कंसेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 222 ये कहता है कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करके हाईकोर्ट जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनमें जजेस के कंसेंट का कोई भी प्रोविजन आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको वेरी फर्स्ट केस कहा जा रहा है फॉर द ट्रांसफर। इसमें उन्होंने अपने ट्रांसफर को चैलेंज किया था कि मेरा ट्रांसफर वैलिड नहीं है क्योंकि इससे मेरा कंसेंट नहीं लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट द केस इज एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981, जिसको हम फेमसली जजेस ट्रांसफर केस या फिर द फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। एसपी गुप्ता वाले केस में ये कहा गया कि जब हम दो पर्सन इसमें डाल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसमें किसके ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तो ऐसा कोई कुछ भी आर्टिकल 222 में मेंशन नहीं है। ये कॉन्करेंस की बात नहीं करता है कि इसकी प्रेसिडेंट का आइडिया ज्यादा वैलिड होगा या चीफ जस्टिस का वैलिड होगा। पावर तो प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस के साथ सिर्फ डिस्कशन कर सकती है, बट अल्टीमेटली पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इस केस में यही कहा गया कि ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज के लिए बनाया गया है आर्टिकल 222, जिसमें चीफ जस्टिस का वो ओपिनियन ले सकते हैं, बट जो अल्टीमेटली डिसीजन है वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है। नेक्स्ट मेरा आया सेकेंड जजेस केस, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। 9 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अब बेंच वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बेंच को भी याद रखेंगे। ये 9 जज बेंच था, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशियरी। फिर आया हमारा थर्ड जजेस ट्रांसफर केस 1998। द कोर्ट अपॉइंट that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India requires the consultation of plurality of judges. The sole opinion of the Chief Justice does not constitute the consultation process. He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government president. Okay? इस केस में ये कहा गया कि जब हम कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस, तो इसमें चीफ जस्टिस का अकेले का ओपिनियन जो है वो मैटर नहीं करता है। चीफ जस्टिस इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट इट विद द अदर जजेस। तो अदर जजेस में क्या होते हैं? 4 अदर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के,
उनको बिठा करके ये सब आपस में मिल करके डिसाइड करने चाहिए कि कौन से जज को एक कौन से हाई कोर्ट से हम दूसरे हाई कोर्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अकेले का ओपिनियन जो है वो इट शुड नॉट बी वैलिड फॉर ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो ये 3 केस हो गए हमारे रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ जजेस। उसके बाद हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जिसे हम फेमसली फोर्थ जजेस केस के नाम से जानते हैं। सो एनजेएसी वाज एस्टैब्लिश्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट के थ्रू। जैसे हमने इसमें पढ़ा ना जो सेकंड वाले में, सेकंड जजेस केस में क्या हुआ था, कॉलेजियम सिस्टम बना था। ठीक है, अब ये सब देखिए वन लाइनर वर्ड्स हैं, अगर आप कॉपी और नोटबुक लेकर बैठे हो क्लास देखने के लिए तो इन कीवर्ड्स को आप प्लीज नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस लिख लिया आपने, फिर लिखिए सेकंड जजेस केस, ये केस का नाम और इसका ईयर, 9 जजेस बेंच एंड ये कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि जो कॉलेजियम सिस्टम वाला प्रोसीजर है जजेस के अपॉइंटमेंट वाला, ये कौन से केस में इस पॉइंट को रेफर किया गया था, कौन से केस के बाद ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो फिक्स किया गया। तो सेकंड जज केस के बाद 1993 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, 2014 में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट्स के थ्रू एक कमिटी बनाई गई which was held to be unconstitutional। 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशंस ने वाले केस में उस अपॉइंटमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड बताया सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेटिंग that lack of proper parliamentary procedure while enacting the 99th constitutional amendment act 2015 which established the commission। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उन्होंने एक न्यू इनैक्टमेंट बना दिया, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट 2014, जिसके थ्रू उनकी अलग कमिटी थी जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो कि 99th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था जिस कमीशन को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, उस कमीशन को इस कोर्ट ने नल एंड वॉइड बता दिया कि ये जो लेजिस्लेशन बना है वो प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए नहीं बना है, इसीलिए जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्यूट रेज होने लगा बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी, है ना। यहाँ पे लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में डिस्प्यूट रेज होने लगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लेजिस्लेशन का कहना था कि जो जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट है उसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और जुडिशियरी ये कह रही है कि हम जो है जो जजेस है उनका ये कहना था कि वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, हमें ज्यादा बेटर पता है कि हमारे फील्ड में कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं अच्छा कर रहा है ना, किसमें कैपेबिलिटी है, तो हम ये चीज बेटर बता पाएंगे कि किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, किसको प्रमोट किस तरह से इन जजेस को ट्रांसफर करना है, अपॉइंट करना है, ये डिसीजन हम बेटर ले पाएंगे। लेकिन लेजिस्लेशन का ये कहना था कि अगर सिर्फ ये पावर जुडिशियरी के हाथ में दे दी गई है तो वहां पर बायसनेस क्रिएट हो सकता है ना, कि लोग जो है अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाएं, परिवारवाद काइंड ऑफ, तो ये सब चीजें जुडिशियरी में हो सकती है। इसलिए लेजिस्लेशन का कहना था कि हमें भी इसमें इन्वॉल्व करना होना चाहिए, ये जुडिशियरी के पास में ये अलोन पावर नहीं होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है, अभी कैसे जजेस का ट्रांसफर होता है, तो अभी जो सिस्टम है वो हमारा हम कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर होता है। कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है विद द 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में ये डिस्कशंस करते हैं और जजेस को अपॉइंट करते हैं। और इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में अगर 2 ने किसी एक नाम पर डिनाई कर दिया है तो भी उस नाम को अप्रूवल नहीं मिलेगा, यानी कंप्लीट मेजॉरिटी चाहिए, इनकी मेजॉरिटी चाहिए, चीफ जस्टिस की नहीं, ये तो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जो 5 जजेस हैं, 5 लोग हैं, उसमें से जो एक्स्ट्रा 4 सीनियर मोस्ट जजेस है उनमें मेजॉरिटी देखी जाती है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें से वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में बैठ करके हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। तो अभी तक ये जो मैटर है वो कम्प्लीटली नहीं सॉल्व हुआ है, अभी भी इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं, डिबेट्स चल रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर लेजिस्लेशन का इफेक्ट ज्यादा रहेगा जुडिशियरी पर, फिर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएगी, फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज के इफेक्ट में आ जाएगी। अगर जो जजेस का अपॉइंटमेंट है
वो पॉलिटिकल पार्टीज या लेजिस्लेचर के इफेक्ट में होकर होता है तो। और सेकंड, ऑन द सेकंड हैंड, अगर कंप्लीट पावर जुडिशरी के हाथ में दे दी जाएगी तो जुडिशरी जो वो बायस्ड हो सकती है, वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को बढ़ा सकती है। तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए ये कॉलेजियन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो दूसरे सीनियर मोस्ट जजेस के साथ में बैठ करके जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, सो आई होप ये पॉइंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस विद केस लॉज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट इज द मैटर्स कवर्ड अंडर लिस्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल, ये मैंने इसके पहले भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी शेड्यूल हैं, कौन से शेड्यूल में क्या है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा मैटर फंसता है यहाँ पर कि शेड्यूल 7 में के लिस्ट 1 में कौन कौन से मैटर हैं। अब वैसे तो सारे मैटर्स नहीं आप याद रख सकते हैं, बट अगर बेसिक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे तो आप इसको आंसर कर पाओगे। इसमें है आंसर हमारा A, C एंड E, दैट इज फॉरेन लोन, एटॉमिक एनर्जी एंड इंश्योरेंस। ये देखिए जो शेड्यूल 7 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 3 लिस्ट है। ओके, इसमें 3 लिस्ट है, नेमली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी इसमें सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर है उनसे रिलेटेड लेजिस्लेशन यूनियन यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स कंटेन करते हैं उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको स्टेट बनाती है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर्स लिखे गए हैं जिन पे रिलेटेड लेजिस्लेशन दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लियर है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन लिस्ट में टोटली 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। अब ये सभी सब्जेक्ट्स को याद रखना और याद करना दोनों ही पॉसिबल नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को याद रखो, क्योंकि इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बताओगे। बट थोड़ा सा अगर आप ट्रिक अप्लाई करो, जैसे फॉरेन लोन, अब फॉरेन लोन यानी इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है वो यूनियन लिस्ट में होना चाहिए, है ना। एटॉमिक एनर्जी, ये भी इंटरनेशनल लेवल कंट्री एज अ होल से रिलेट करती है, इसलिए इससे रिलेटेड भी जो पावर है वो यूनियन के पास होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप ए और सी भी देखोगे तो ए एंड सी इसमें है और ए एंड सी इसमें है, ये दोनों तो वैसे भी कट गया। ठीक है, और बी पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वो तो हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने स्टेट में पब्लिक के हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो बनाए, तो पब्लिक हेल्थ वाला प्रोविजन हमारे स्टेट लिस्ट में चला जाता है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो कुछ ट्रिक से, कुछ कॉमन सेंस से इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके भी कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे अगर आपको डायरेक्टली आंसर नहीं भी पता है तो। Now next is according to Article 80 of the Constitution, the representatives of each state in the Council of States are elected by। इलेक्शन वाला मैटर मैंने इसके पहले भी बताया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन, इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्शन स्कीम, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है इनको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल आर इलेक्टेड बाई। अच्छा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, इनके इलेक्शन का मेथड। I will directly go for the answers. Elected members of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Composition of Council of States क्या कहता है कि राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स होते हैं, जिनमें से 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और जो बाकी के 12 मेंबर्स हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। The fourth schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories. अब ये schedule यहाँ पर याद रखेंगे, कौन से schedule में बताया गया है कि राज्यसभा में कितने सीट एलोकेट होंगे और यूनियन टेरिटरीज में कितने सीट्स जो हैं वो एलोकेट होंगे, फोर्थ schedule में बताया गया। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को नॉमिनेट करता है फ्रॉम द पीपल हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकता है और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा वो कौन से बेसिस पर इलेक्ट करेगा। तो ये 4 पॉइंट, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस, आपको ये याद रखना है।
Now, the representative of each state in the Council of State shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly. ये जो Council of States हैं, इनके जो members हैं, इनको कौन elect करता है? इनको Legislative Assembly के members elect करते हैं. कैसे elect करते हैं? कि कितना उनका proportionate seat है और single transferable vote के through ये election होता है. Okay? ये इलेक्शन प्रोसीजर 84 में बताया गया है, इसको याद रखेंगे. This election is also held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. ये single transferable vote इस प्रोविजन को याद रखेंगे. और ये जो यूनियन टेरिटरीज है, ये हमारी स्टेट की बात हो गई ना, कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको हम प्रोपोर्शनेट के हिसाब से, जैसे किसी स्टेट में उसकी पॉपुलेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो सीट है वो बुक की जाती है, सीट अलॉट की जाती है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से. सेम प्रोविजन हमारे यूनियन टेरिटरीज के लिए भी होता है. लेकिन 9 यूनियन टेरिटरीज में से ओनली 3, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशंस इन राज्यसभा. इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि राज्यसभा में कितने यूनियन टेरिटरीज से रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अपॉइंट किए गए. तो ओनली 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज है उनका पॉपुलेशन इतना स्मॉल है कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट के हिसाब से भेजा जा रहा है कि जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग. तो बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज है उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में भेजा जाए. तो ये यूनियन टेरिटरी वाला जो प्रोविजन है इसको याद रखेंगे. ये हो गया हमारे कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के. इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी. तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.